आज का अपनी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे पादप कार्यकी कहा जाता है। पादप कार्यकी कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपन जो है पादप में होने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक क्रियाओं, जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पादप कार्यकी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषण, पादपों में होने वाली वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन, पादपों में जल संबंध, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही अपन यहाँ पर एक टॉपिक ले रहे हैं, पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, जिसे प्लांट वाटर रिलेशन कहा जाता है। प्लांट वाटर रिलेशन कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जल जो है यह जीवन का भौतिक आधार है। सभी जीवों के लिए जल अति आवश्यक होता है। जल की कुछ विशिष्टता होती है, जैसे जल श्रेष्ठ विलायक होता है। जल श्रेष्ठ विलायक होता है। जल की पीएच विशिष्ट होती है, जैसे शुद्ध जल की पीएच 7.0 होती है। इसी प्रकार से जल के अणु जो होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल पाया जाता है। इन सभी गुणों के कारण से जल को एक सर्वश्रेष्ठ विलायक कहा गया है। पादपों में जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस के निष्कासन में सहायता करता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव का संगठन है, उसका 90% भाग जो होता है वो जल ही होता है। सुषुप्त बीजों के अंदर 10% जल की मात्रा पाई जाती है। पादप जल संबंध के दौरान अपन जल के द्वारा होने वाला जो परिवहन है पादपों में, उनकी विभिन्न माध्यमों का अध्ययन भी करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत अपन सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं विसरण, जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है। विसरण या डिफ्यूजन। देखिए विसरण क्या है। सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। कोई भी पदार्थ है, इसके अणु जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यानी कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होने की क्रिया विसरण कहलाती है। पदार्थ के रूप में पादपों में जैसे अपन बात कर रहे हैं जल की, तो जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला गमन विसरण कहलाता है। जब विसरण की क्रिया होती है, तो उस दौरान अणु जो होते हैं ये अनियमित दिशा में असमान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। जैसे अपन यहाँ पर एक कोई कमरा या हॉल देख रहे हैं, और इसके अंदर यदि क्या किया जाए, अमोनिया गैस को छोड़ा जाए, तो ये अमोनिया गैस के अणु जो हैं ये इस कमरे या हॉल के अंदर समान रूप से जो है वितरित हो जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। विसरण की क्रिया गैसों के अंदर सबसे अधिक होती है। यानी कि गैसों में जो है विसरण जो होता है सबसे ज्यादा होता है। द्रव में गैसों की अपेक्षा विसरण की क्रिया कम पाई जाती है, और ठोस में यह सबसे न्यूनतम होती है। विसरण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों को भी पढ़ना अति आवश्यक है।
विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसके अंतर्गत पहला है तापमान या टेम्परेचर। तापमान विसरण की क्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब पदार्थ के अणु तापमान ग्रहण करते हैं तो उनमें क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है, और उस ऊर्जा के कारण से उन अणुओं में जो मूवमेंट होता है, गति होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए तापमान पर विसरण की दर जो है वो निर्भर करती है, और यह जो है तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी और तापमान घटने के साथ साथ घटेगी। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट, दाब के ऊपर भी जो है विसरण की क्रिया निर्भर करती है, और यह जो है इसके समानुपाती होती है। अर्थात विसरण की दर दाब बढ़ने पर बढ़ेगी। पदार्थ के अणुओं पर जितना दाब अधिक लगेगा, विसरण की दर भी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरा है पदार्थ के घनत्व पर। तो यहां पर विसरण की दर जो होती है यह पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात पदार्थ के अणुओं का आकार यदि बड़ा होगा तो विसरण की दर क्या होगी? कम होगी, और पदार्थ के अणुओं का आकार यदि छोटा होगा तो विसरण की दर क्या होगी? अधिक होगी। तो पदार्थ के अणुओं के आकार के ऊपर भी जो है विसरण की क्रिया जो है वो निर्भर करती है। यह इसके क्या होती है? वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथा पॉइंट है इसमें माध्यम। विसरण की दर जो होती है माध्यम पर भी निर्भर करती है। माध्यम जैसे सघन माध्यम में विसरण की दर क्या होती है? हमेशा कम होती है, और विरल माध्यम के अंदर विसरण की दर क्या होगी? अधिक होगी। तो सघन माध्यम में विसरण की दर जो होती है ये कम होती है, जबकि विरल माध्यम के अंदर विसरण की दर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इन पॉइंटों के आधार पर अपन विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा सकते हैं। एक इसमें चीज आती है विसरण दाब या डिफ्यूज प्रेशर। विसरण दाब क्या होता है? तो विसरण दाब जो होता है ये विलायक के अणुओं के द्वारा या पदार्थ के अणुओं के द्वारा दूसरे अणुओं पर लगाया गया दाब है, जिसे क्या कहा जाता है? विसरण दाब कहते हैं। जैसे जैसे विलायक के अंदर विलय के अणु मिलाते जाते हैं, विलायक में विलय के अणु मिलाए जाएंगे या विलय पदार्थ मिलाया जाएगा, वैसे वैसे विलायक का विसरण दाब कम होता चला जाता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि विलायक का विसरण दाब हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि विलय जैसे जैसे विलायक में मिलता जाएगा उस विलायक का विसरण दाब क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो इस आधार पर जो है विसरण दाब को समझाया जाता है। इसके बाद है विसरण का महत्व। विसरण का क्या महत्व है? तो देखिए पादपों के अंदर विसरण का महत्व होता है। इसमें फर्स्ट है कि पौधे जो होते हैं ये रंध्रों द्वारा O2 व CO2 का परिवहन विसरण के माध्यम से ही करते हैं। O2 व CO2 का परिवहन रंध्रों द्वारा विसरण के माध्यम से ही होता है। पादपों में बनने वाले वृद्धि हार्मोन जो होते हैं यह विसरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होते हैं? विसरित होते हैं। वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ये पादपों में शीर्ष भागों पर बनते हैं और इनका विसरण जो होता है नीचे की ओर होता है। तो यह भी जो है विसरण के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा पादपों में जल अवशोषण की क्रिया जो होती है यह भी विसरण के माध्यम से ही होती है। तो इस आधार पर जो है अपन इस विसरण को समझते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक अपना
परासरण, परासरण इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। देखिए परासरण की क्रिया क्या होती है कि जब पौधों में जल का अवशोषण होता है तो ये विसरण के द्वारा भी होता है और परासरण के द्वारा ही होता है। परासरण की परिभाषा अपन देखते हैं सर्वप्रथम कि जल के अणु जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं तो होने वाली यह क्रिया परासरण कहलाती है। यानी कि जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने वाला गमन परासरण कहलाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा भी अपन बोल सकते हैं कि किसी भी विलायक के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने वाला विसरण ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो दोनों में से जो अपने को परिभाषा सरल लगती है वो अपन याद कर सकते हैं। परासरण की क्रिया को देखने के लिए अपन यहाँ पर एक प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग कर रहे हैं अपन जिसमें अपन परासरण की क्रिया को समझते हैं। एक बीकर लिया गया है, इस बीकर के अंदर अपन ने एक थिसिल कीप लगाई। इस थिसिल कीप के मुंह को जो है एक चर्म पत्र के द्वारा ढका गया है। मुंह को बंद कर देंगे चर्म पत्र के माध्यम से और इस थिसिल कीप के अंदर चीनी का गाढ़ा घोल भरा जाता है। चीनी का गाढ़ा घोल भरा जाता है। यह चीनी का गाढ़ा घोल जो होता है इसे हम अति परासरी विलयन भी कहते हैं, अति परासरी विलयन। और इस बीकर के अंदर जल को भर दिया जाता है। यहां पर जल जो होता है ये अल्प परासरी विलयन का कार्य करता है, अल्प परासरी विलयन का कार्य करता है। जबकि चीनी का घोल जो होता है ये अति परासरी विलयन का कार्य करता है। जब इस उपकरण को तैयार किया जाता है और इसके पश्चात कुछ समय बाद जब इस उपकरण का अवलोकन किया जाता है तो इस दौरान अपने को कुछ अंतर दिखाई देगा कि यहाँ पर जब अपन ने उपकरण को सेट किया था उस दौरान जो चीनी के घोल का स्तर था वो इतना था और जब कुछ समय पश्चात अपन इस चीनी के घोल का अवलोकन करते हैं तो यह स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण यह है कि जल के अणु जो हैं ये इस चर्म पत्र के माध्यम से गति करते हुए इस थिसिल कीप के अंदर चीनी के घोल में प्रवेश करते हैं और इस कारण से इस घोल का स्तर जो होता है ये बढ़ जाता है। तो यह क्रिया जो है परासरण कहलाती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि क्या हो कि चीनी के घोल में जल के अणु बाहर स्थित जल के अणुओं के क्या हो, समान ना हो जाए। जब ये प्रक्रिया समान हो जाएगी तो परासरण की क्रिया भी क्या होती है, रुक जाती है। यहां पर एक प्रयोग और किया जा सकता है कि इस थिसिल कीप के मुंह के ऊपर की ओर अगर अपन अंगूठे का दाब लगाएं तो हम देखते हैं कि जल का चीनी के घोल का स्तर जो है ये आगे नहीं बढ़ता है। तो लगने वाला यह दाब क्या कहला रहा है, इसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, और परासरण दाब के कारण से क्या हो रहा है कि यहां पर जल के अणुओं का जो है गमन जो है यह नियंत्रित हो रहा है। तो इस प्रयोग के द्वारा अपन परासरण की क्रिया को देख सकते हैं। परासरण की क्रिया को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है। इसे परासरण के प्रकार कहा जाता है। परासरण के प्रकार दो हैं, अंतः परासरण, अंतः परासरण जिसे एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, और दूसरा है बाह्य परासरण।
जिसे एक्सो ऑस्मोसिस कहा जाता है। देखिए अंतःपरासरण क्या होता है। अंतःपरासरण का मतलब होता है कि विलायक के अणुओं का कोशिका रस के अंदर प्रवेश करना। यानी कि विलायक के अणु अथवा जल के अणु क्या है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर कोशिका में जा रहे हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंतःपरासरण कहलाएगी। जैसे किशमिश को जब जल में डाला जाता है, किशमिश को जल में डालने पर यह कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा अंतःपरासरण की क्रिया के कारण से होता है, क्योंकि किशमिश जो है यह पिचकी हुई होती है और इसके अंदर जीव द्रव्य जो होता है यह सघन हो जाता है और इसके अंदर जल के अणुओं की मात्रा क्या होती है, कम होती है। परंतु जब इसे अल्प पराश्रयी घोल या जल के अंदर जब डाला जाता है तो जल के अणु जो होते हैं यह किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं और उस कारण से क्या हो जाता है कि किशमिश जो है ये कुछ समय पश्चात जो है फूलने लग जाती है। तो इस प्रक्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। इसी प्रकार से अपन ने प्रैक्टिकल के अंदर भी जो है आलू में परासरण क्रिया का अध्ययन किया है। तो आलू में परासरण क्रिया का जब अध्ययन किया जाता है तो एक छिले हुए आलू का उपयोग किया जाता है और इस आलू के अंदर एक गुहा या कैविटी बनाई जाती है। इस प्रकार से एक छिला हुआ आलू लेंगे और इसके अंदर इस प्रकार से एक गुहा या कैविटी बनाई जाएगी और इसके अंदर जो है अपन क्या करते हैं, चीनी के गाढ़े घोल को भर देते हैं और इस चीनी के गाढ़े घोल का स्तर देखने के लिए एक ऑलपिन लगा दी जाती है और इस आलू को क्या किया जाता है, एक पेट्री डिश में या बीकर में रखा जाता है और इस पेट्री डिश या बीकर में क्या करेंगे, अपन जल भर देते हैं। अब कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं कि जल के अणु जो हैं ये बाहर से इस चीनी के गाढ़े घोल में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण से इस चीनी के गाढ़े घोल का स्तर क्या होएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अंतःपरासरण की क्रिया ही हो रही है, जिसके कारण से बीकर या पेट्री डिश में भरा हुआ जल जो है ये क्या हो रहा है, आलू से होते हुए जो है चीनी के गाढ़े घोल में प्रवेश कर रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःपरासरण कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अपन बाह्य परासरण। बाह्य परासरण की क्रिया जो होती है इसको एक्सोऑस्मोसिस कहा गया है और बाह्य परासरण में क्या होता है कि विलायक के अणु जो होते हैं ये कोशिका से बाहर की ओर जो है निकलते हैं या इनका बहिर्गमन होता है और इस कारण से क्या होएगा, ये कोशिका जो अभी फूली हुई है जब इसमें से जल के अणु या विलायक के अणु जब बाहर की ओर जाएंगी तो ये कोशिका जो है ये पिचक जाएगी, ठीक है, या फिर ये शलत हो जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, बाह्य परासरण की क्रिया होगी। जैसे कोई अंगूर है, इस अंगूर को यदि क्या किया जाए, चीनी के गाढ़े घोल में रखा जाए तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये अंगूर जो होते हैं ये पिचक जाते हैं और अंगूर में जो उपस्थित जल है यह बाहर चीनी के गाढ़े घोल के अंदर चला जाता है। अब जल का कोशिका से बाहर की ओर जाना ही क्या कहला रहा है, बाह्य परासरण कहलाता है। तो इस आधार पर अपन अंतःपरासरण और बाह्य परासरण की क्रिया को देखते हैं। यहां पर अपन ने नाम लिए हैं, एक तो अति परासरी, एक अपन ने नाम लिया है अल्प परासरी। तो ये क्या चीज होती है, तो ये देखिए विलयन के प्रकार होते हैं जिनको अपन अगले टॉपिक विलयन के प्रकार में पढ़ते हैं। इससे पहले परासरण का महत्व देख लेते हैं, इसके बाद फिर जो है विलयन के प्रकार देखेंगे अपन। तो यहां पर देखो परासरण का महत्व क्या होता है। परासरण का महत्व के अंतर्गत जड़ों द्वारा मूल रोम
के माध्यम से जल का अवशोषण परासरण की क्रिया से होता है। दूसरा कि पौधों में जो बीजाणुदानियां होती है, बीजाणुदानियां, उनका स्फुटन जो होता है यह भी परासरण की क्रिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा पादपों के अंदर कोशिका में जल का परिवहन परासरण के माध्यम से शीर्ष भागों तक होता है। तो ये सभी जो है परासरण के महत्व हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के प्रकार। देखिए विलयन के प्रकार में विलयन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसको अपन समपरासरी विलयन कहते हैं। दूसरा होता है अल्प परासरी विलयन, जिसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा होता है अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर देखिए पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस के बराबर होती है, कोशिका रस की सांद्रता के बराबर होती है। ऐसे विलयन को आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन कहा जाता है। यानी कि किसी भी विलयन में विलायक के अणु और विलय के अणु दोनों की सांद्रता क्या होगी? बराबर होगी। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी विलयन के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस के सांद्रता के क्या होगी? बराबर होगी। तो इस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहा जाता है। जैसे नमक का 0.9% का घोल जो होता है ये आरबीसी के लिए समपरासरी होता है। यानी नमक का क्या है? 0.9% का घोल जो है ये आरबीसी के लिए समपरासरी विलयन होगा। दूसरा है अल्पपरासरी विलयन। अल्पपरासरी विलयन, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि किसी भी विलयन की सांद्रता जो होती है, किसी भी विलयन की सांद्रता जो है ये कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में क्या होगी? कम होगी। कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है अल्पपरासरी विलयन। या अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में यदि विलायक के अणुओं की सांद्रता अधिक है और विलय के अणुओं की सांद्रता क्या है? न्यूनतम है, तो ऐसे विलयन को जो है अल्पपरासरी कहा जाएगा। कोशिका के लिए अपन बोल रहे हैं कि किसी भी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में क्या है? कम है। तो इस प्रकार के विलयन को अल्पपरासरी विलयन कहा जाता है। जैसे अल्पपरासरी विलयन के रूप में जल जो होता है कार्य करता है, तो जल को अपन क्या कहते हैं? अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है अतिपरासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत अपन बोलते हैं कि विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या होती है? कोशिका रस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसे विलयन को जो है अतिपरासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में अगर विलय के अणुओं की सांद्रता क्या है? ज्यादा, और विलायक के अणुओं की सांद्रता क्या है? कम, तो इस प्रकार का विलयन जो होता है अतिपरासरी कहलाता है। प्रकृति के अंदर जो विलायक है ये जल होता है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर
सभी प्रकार के पदार्थों को घोलने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ विलायक कहा गया है। अति पराश्री विलयन के रूप में अपन चीनी का गाढ़ा घोल या नमक का गाढ़ा घोल आदि जो है बना सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, अति पराश्री विलयन कहा जाता है। तो इन आधारों पर अपन ने देखा कि विलयन के जो हैं 3 प्रकार हैं, आइसोटोनिक, अल्प पराश्री विलयन और अति पराश्री विलयन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसके बाद अपन बात करेंगे पारगम्यता की या परमिबिलिटी की। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अपन कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।